बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना के बारे में। एंजाइना की ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? हमारे पास एंजाइना दो किस्म की ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं, एक फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट और एक फॉर क्रॉनिक ट्रीटमेंट। एक्यूट अटैक होगा तो उसके लिए हम सर्टन ड्रग्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। और इसी तरह जब क्रॉनिक अटैक होगा तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स मॉडिफिकेशन के लिए हमें चाहिए होंगे, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एंजाइना का काज है मे बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग। जो करोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज है वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग की वजह से है। तो हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग जिस जिस फैक्टर्स के साथ उसकी एग्रीगेशन होती है, सेवेरिटी होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, वो फैक्टर्स अगर हम चेंज करें तो उसके साथ हम जो है क्रॉनिक अटैक को कुछ लिटिल बिट हम उसको कवर कर सकते हैं, बल्कि बहुत हद तक कवर कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट डिस्कशन, पहले मैं नाइट्रेट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अब सपोज किसी को सिवियर या सडनली अटैक हो जाए, एक्यूट अटैक है, उन नाइट्रेट्स का एक टैबलेट जो कि सबलिंगुअल टैबलेट्स इसके अवेलेबल है, जबान के नीचे जो टैबलेट्स रखते हैं, वो अगर एक टैबलेट रख दे, उसके साथ जो चेस्ट पे पेन डेवलप हुआ है वो ठीक ना हो, 3 to 5 मिनट्स के बाद वो रिपीट कर सकता है। और अगर इसी तरह वो रिपीट करता गया, 1 टैबलेट से 2 ले लिए, 2 के बजाय 3 ले लिए, और 3 टैबलेट्स के साथ भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, वो पेन उसका कम नहीं हुआ और वो पेन परसिस्टेंट रहा, 20 मिनट्स तक रह गया या 20 मिनट्स से अबाव चला गया, तो दैट मे बी कि वो हार्ट अटैक हो, मे बी कि वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो। फिर हमें क्विकली जो है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और हमें जो है प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो कि उसकी ट्रीटमेंट हम जो है स्टंट वगैरह पास कर सकते हैं, या जो भी और फर्दर प्रोसीजर होगा वो हार्ट अटैक की बात होगी। हम यहाँ पे एंजाइना डिस्कस करें तो एंजाइना में हमारे पास नाइट्रेट्स जो है इनिशियली जबान के नीचे जो एक टैबलेट्स आप नाइट्रेट्स के रखते हो, ग्लाइसराइल ट्राई नाइट्रेट, या हमारे पास जो नाइट्रेट्स की वेरियस कैटेगरीज अवेलेबल हैं, तो वो जब हम रख लेते हैं उसको हम 3 to 5 मिनट्स तक रिपीट कर सकते हैं, उसका डोज डबल कर सकते हैं। फर्क हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 3 के साथ भी नहीं हुआ तो पेशेंट को हमने सीरियस लेना होगा उस टाइम पे और हॉस्पिटलाइज करना होगा प्रॉपर ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन उसकी फिर जरूरत होगी। इसी तरह जब हम नाइट्रेट्स देते हैं तो नाइट्रेट्स के साथ एक बात आपने याद रखनी है, मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास नाइट्रेट्स हेल्पफुल है एंजाइना में। लेकिन नाइट्रेट्स के साथ आपने एक बात याद रखनी है कि नाइट्रेट्स हम कंटिन्यूस फॉर लॉन्ग रन नहीं दे सकते। एक नाइट्रेट्स हमने अभी डोज ले लिए, 1 ले लिया, 2 ले लिए, 3 ले लिए, और उसको हम कंटिन्यूसली, उसको हमारे पास जो है वेजोडाइलेशन जो नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करता है वो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि हम 8 to 10 आवर्स नाइट्रेट्स फ्री इंटरवल दे दे पेशेंट को। 8 to 10 आवर्स नाइट्रेट्स फ्री इंटरवल देंगे तो नाइट्रेट्स जो है ये अपना काम करेगा, वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस करेगा, ब्लड वेसल्स, वेन्स और आर्टरीज डायलेट होंगे। अगर ये हम कंटिन्यूसली दे जाएं पेशेंट को तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम होगा कि नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करने के लिए, ये नाइट्रेट्स जब कन्वर्ट होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली हमारे पास वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। जो हमारे पास करोनरी आर्टरी की डायलेशन है वो भी होती है, और हमारे पास जो ब्लड जाता है टूवर्ड्स हर्ट या हर्ट से जो ब्लड आता है आर्टरीज में, तो आर्टरीज और वेन्स को डायलेट करता है, हर्ट पे लोड कम हो जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिटिल बिट डिस्कस किया था, आगे हम नाइट्रेट्स के मैकेनिज्म में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रेट्स
को कन्वर्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो वो एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट होने के लिए नाइट्रेट्स फ्री इंटरवल चाहिए होगा 8 to 10 आवर्स। अगर हम ये नाइट्रेट्स फ्री इंटरवल नहीं देंगे, कंटिन्यूस नाइट्रेट्स पेशेंट को देते जाएं, तो फिर हमारे पास नाइट्रेट्स जो है ये अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए एंजाइम अवेलेबल नहीं होंगे। एंजाइम अवेलेबल नहीं होंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। जब नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये अपना वेजोडायलेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि पेशेंट प्रॉब्लम में जा रहा है और हम उसको फ्री इंटरवल कैसे देंगे? तो आपके पास ये सेकंड थर्ड कैटेगरीज जो ड्रग्स अवेलेबल है ये आप दे सकते हो कॉम्बिनेशन में दे सकते हो, नाइट्रेट्स फ्री इंटरवल के टाइम पे दे सकते हो। बीटा ब्लॉकर अल्टरनेट मैकेनिज्म से एक्ट करेगा। बीटा ब्लॉकर हमारे पास हार्ट की टैकीकार्डिया जो कंट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है उसको कम करेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी उसको कम कर सकता है। ए नंबर ऑफ अदर मैकेनिज्म्स पे हम बीटा ब्लॉकर्स में जब डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह बीटा ब्लॉकर्स हेल्पफुल है, किस तरह नाइट्रेट्स हेल्पफुल है और किस तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हेल्पफुल है। तो ये दोनों अल्टरनेट मैकेनिज्म, इनका हार्ट पे ज्यादा रोल है। हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को कम करेंगे तो हार्ट पे लोड कम हो जाएगा। इस तरह हमारे पास नाइट्रेट्स जो है ये ब्लड वेसल्स की कंट्रैक्टिलिटी कम करेंगे और हमारे पास जो एंजाइना हार्ट होगा तो उसको रेस्ट मिलेगा। ये तो बात हुई एक्यूट अटैक की। इसके मैकेनिज्म्स हम डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे और इसके जो साइड इफेक्ट्स वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू दिस डिस्कशन हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया है, एस्प्रिन और स्टेटिन्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पे आपको थोड़ा सा शक होगा कि ये पेशेंट को कहीं एंजाइना तो नहीं है, तो उस पेशेंट को हम एस्प्रिन पे डाल सकते हैं, एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स पे डाल सकते हैं। डिस्प्रिन जो 1/4 पार्ट आप है वो दे सकते हो। आजकल रिकमेंडेड है कंप्लीट टैबलेट्स भी आप दे सकते हो 300 मिलीग्राम के, लेकिन अगर 75-80 मिलीग्राम आप प्रोवाइड कर लो तो बेहतर है, कोई मसला नहीं है। वो एंटीप्लेटिलेट एक्टिविटी अपना शो करेगा और प्लेटिलेट के एग्रीगेशन नहीं होगा। जहां पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बना हुआ है, जहां पे उसके साथ प्लेटिलेट की एग्रीगेशन हो रही है, तो वो प्लेटिलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी और ब्लड जो है कंटिन्यूएशन कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगी टूवर्ड्स मायोकार्डियम। इसी तरह स्टेटिन्स जो है, जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स है जो लिपिड कंटेंट्स को कम करेंगे, तो स्टेटिन्स भी हम दे सकते हैं या और एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को। जो हमारे पास क्रॉनिक अटैक होगा, जो पेशेंट फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंजाइना पेशेंट है और वो ये ड्रग यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे जो भी है, लेकिन फ्रॉम लॉन्ग टाइम एक पेशेंट है वो एंजाइना पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन डेवलप होता है। जब चेस्ट पेन डेवलप हो जाता है तो पेशेंट रेस्ट कर लेता है और चेस्ट पेन ठीक हो जाता है वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ टाइप्स उसमें से हो सकते हैं, कहीं पे सीवियर है, कहीं पे लिटिल बिट एंजाइना पेशेंट है। तो क्रॉनिक कंडीशन अगर है, ऐसे कंडीशन में हम जो रिस्क फैक्टर्स होंगे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग के बनने में, वो हम मॉडिफाई करेंगे, वो हम चेंज करेंगे, उसको हम कंट्रोल करेंगे। उसमें हमारे पास बॉडी वेट है। बॉडी वेट अगर ज्यादा है तो आपको पता है कि बॉडी वेट जब ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ डिजीजेस के पेशेंट शिकार हो सकते हैं। तो हम जो है फर्स्ट हमने बॉडी वेट को मेंटेन रखना होता है। ऐसे पेशेंट जो कि एंजाइना पेशेंट होंगे, हमने उसका बॉडी वेट कम कर देना होगा। अगर हैवी वेट है, हमने एक नॉर्मल लेवल पे जो रिकमेंडेड वेट होगा उस पेशेंट के लिए, उस पे हमने लाना होगा, उसका वेट कम करना होगा। वो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग्स को कम कर सकते हैं। इसी तरह रेगुलर एक्सरसाइज, हाँ, ये नहीं है कि पेशेंट एंजाइना पेशेंट है और वो एक्सरसाइज स्टार्ट करे और उसको चेस्ट पेन डेवलप हो और आप कहो कि हाँ हमें बताया गया था कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो उससे पहले आप जो है एंजाइना के टेबलेट्स, जो नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह इस तरह के टेबलेट्स आप ले सकते हो। आपने टेबलेट ले लिया, आप एक्सरसाइज करो, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ये नहीं कि आप हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो।
हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, वो सारा कुछ जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। वैसे भी हाइपरटेंशन जब होगा, उन पेशेंट के लिए भी रेगुलर एक्सरसाइज जो है, मॉडरेट एक्सरसाइज, न कि हमारे पास सीवियर एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज जो है बहुत जरूरी है उन पेशेंट के लिए भी। सिगरेट स्मोकिंग, स्टॉप सिगरेट स्मोकिंग। अगर पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग पे है और उसको एंजाइना डेवलप हुआ, तो उसको पहली प्रायोरिटी होगी कि सिगरेट को स्टॉप कर दो। अब यहां पे मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है, सिगरेट स्मोकिंग के साथ कौन सा मैकेनिज्म है, सिगरेट स्मोकिंग किस तरह वर्सन करता है एंजाइना को। हमारे पास जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, तो जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग के साथ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा वो इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है वहां पे डैमेजिंग काज कर देता है। दूसरी बात, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो डायलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में वेजोडायलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग क्या करता है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से इस नाइट्रिक ऑक्साइड को डिग्रेड कर देता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वेजोडायलेशन काज नहीं कर सकता, तो ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्शन वहां पे डेवलप हो जाती है। जब ब्लड वेसल में कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर और हर्ट ज्यादा हो जाएगा। अब पेशेंट एंजाइना पेशेंट है, आपने प्रेशर उसके हर्ट पे इंक्रीज कर दिया या उसके आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन डेवलप कर दी, नाइट्रिक ऑक्साइड कम कर दिया, तो क्या होगा उस पेशेंट के साथ, उसको रेजिस्टेंस होगा, उसको हर्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ब्लड जो है पुश हो जाए इन दीज आर्टरीज। तो हमारे पास जो है प्रॉब्लम वर्सन होता जाएगा, हर्ट पे लोड आएगा, हमने लोड कम कर देना है ऐसे हर्ट से। तो स्मोकिंग जो है वो भी, सिगरेट स्मोकिंग स्ट्रिक्टली कंट्राइंडिकेटेड है, खासतौर पर उन पेशेंट में जहां पे एंजाइना डेवलप हो। डायबिटीज, डायबिटीज जो है आपको पता है, डायबिटीज हमारे पास जो है लीड करता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो वो भी हार्ट डिजीजेज उसके साथ सिवियर हो जाते हैं, खासतौर पर ब्लड वेसल्स के साथ जो डिजीजेज है हार्ट के वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये रप्चरिंग काज कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं आर्टरीज में, वेन्स में। तो इस वजह से हमारे पास एक तो जो लिपिड कंटेंट्स है वो सिवियरिटी कर देते हैं, दूसरा हमारे पास जो लिपिड कंटेंट्स के साथ साथ जो ट्राइग्लाइसराइड लेवल है, एलडीएल लेवल जो हमारे पास जिसको हम बेड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो और साथ साथ हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड जब इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज कर देते हैं क्रॉनिक कंडीशन को, एंजाइना को वर्सन कर देते हैं। तो हमने इन सारी चीजों को कंट्रोल करना है, खास तौर पर दो चीजें, एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, एक स्ट्रेस को कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल करेंगे, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो एक पेशेंट का फ्रॉम लॉन्ग टाइम, प्रेशर जब वेसल्स में इंक्रीज होगा तो वो लीड करेगा, वो हार्ट पे लोड डालेगा और लीड करेगा एंजाइना को। अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर फ्रॉम लॉन्ग टाइम इंक्रीज रहे और हम उसको कंट्रोल ना करें प्रॉपरली, वो मेडिसिन टाइम पे न ले, तो उसके साथ क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो वेसल्स में प्रेशर डेवलप हो जाएगा और हार्ट पे लोड बनेगा। हार्ट पे जब लोड बनेगा तो एंजाइना या हार्ट अटैक को लीड करता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एंजाइना में या हार्ट अटैक में हमने उसको लाजमी कंट्रोल करना होता है, वो हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हमने कंट्रोल करना है। पेशेंट पे स्ट्रेस होगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पे लोड बढ़ेगा, हार्ट पे लोड बढ़ेगा तो देयर मे बी चांसेस ऑफ एंजाइना, देयर मे बी चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस का रोल एंजाइना की वर्सनिंग में क्या है,
किस तरह स्ट्रेस जो है एंजाइना को वर्सन करता है और किस तरह हम जो है स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।